प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिंधु सरस्वती सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इस सभ्यता की खोज 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले की। जब उन्होंने पाकिस्तान में इस जगह दौरा कर रहे थे, तो उन्हें एक पुरानी सभ्यता होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव्स ऑफ जर्नी में लिखा। उसके बाद 1856 में जब कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन डाली जा रही थी, उस समय वहां पर जो इंजीनियर्स थे, कार्टन बंधु, उन्हें जो ईंटें लाई जा रही थी, आपको पता है पटरियों के ऊपर साइड में हम गिट्टी डालते हैं, तो उस गिट्टी के लिए पास में से ही पत्थर तोड़ के लाए जा रहे थे। तो वहां जो ईंटें लाई जा रही थी, उन्हें कार्टन बंधुओं को ऐसा लगा कि वो किसी प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। इसके बाद 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस जगह का सर्वेक्षण किया और 1861 में उन्होंने ही भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1902 में जॉन मार्शल पुरातत्व के अध्यक्ष बनाए गए और उन्हीं के नेतृत्व में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य हुआ और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया। बात आती है कि इस सभ्यता का क्या नाम दिया गया और वो क्यों दिया गया। आपने देखा होगा कि कभी हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कभी हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है और कभी हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से इसे पुकारते हैं। क्या वजह है इन नामों से पुकारने की? आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। इतिहास में ये एक अलिखित सी बात है कि सबसे पहले जिस स्थल का उत्खनन होता है, जैसे मान लीजिए एक बहुत लंबे क्षेत्र में एक सभ्यता फैली हुई है, तो जिस क्षेत्र का सबसे पहले उत्खनन होगा, उसी क्षेत्र के नाम के आधार पर उस संपूर्ण सभ्यता को नाम दे दिया जाएगा। अब चूंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले उत्खनन हुआ था हड़प्पा का, हमने देखा अभी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में उत्खनन कार्य किया था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आरंभ में इस सभ्यता के जो भी स्थल मिले, जो भी नगर मिले, वो सब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले थे, इसीलिए फिर इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि ये माना गया कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास ही इसका उद्गम हुआ है। लेकिन कालांतर में जब उत्खनन का कार्य और अधिक बढ़ा और उत्खनन हुए, तो इस सभ्यता के स्थल हमें सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के पास से भी प्राप्त हुए और वो बहुतायत में थे, बहुत मात्रा में मिले। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको प्रश्न हड़प्पा सभ्यता पे आता है या सिंधु सभ्यता लिखकर आता है या सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में पूछा जाता है, सभी का अर्थ एक ही है। अब बात करते हैं कि इस सभ्यता को जानने के जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सभ्यता पुरातत्व के स्रोतों के माध्यम से ही जानी जा सकती है, क्योंकि जो इसमें लिखे हुए अक्षर मिले हैं, जो लिपि मिली है, उसे अभी तक हम नहीं पढ़ सके हैं। इसलिए मात्र पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही हम इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वो पुरातात्विक सोर्सेस कौन से हैं? मृदभांड हैं, जो उस समय बनाए गए, उस समय जो शैलकड़ी पत्थर की मोहरें बनाई गई हैं, जिस पर कुछ ना कुछ अंकित है, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, वो भी हमें इसकी जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भग्नावशेष मिलते हैं, जैसे स्नानागार का मिला है, अन्नागार मिला है, हमें उनका नगर संयोजन मिला है,
तो ये जो भग्न अवशेष मिले हैं, ये भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त तत्कालीन जो आभूषण मिले हैं, जो उपकरण मिले हैं, जो मूर्तियां मिली हैं, वो सब हमें उस काल की जानकारी प्रदान करती हैं। अब बात आती है कि इस सभ्यता का काल क्या था। बहुत सारे विद्वानों ने इस पर काम किया है और अलग-अलग जो सोर्सेस हैं उनके आधार पर सबने इसका काल निर्धारण करने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहले जॉन मार्शल आते हैं, जिन्होंने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का काल माना। अर्नेस्ट मैके ने इसे 2800 ईसा पूर्व की माना। व्हीलर महोदय जो हैं, उन्होंने 12 मोहरों को आधार बनाकर इसका काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना, और उसके बाद उन्होंने माना कि 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आक्रमण हुआ था, जिन्होंने इस सभ्यता को विनष्ट कर दिया, और 1500 से उन्होंने यहाँ पर रहकर ऋग्वेद की रचना की। फेयर सर्विस जो इतिहासकार हैं, उन्होंने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना है। लेकिन कार्बन डेटिंग 14 हमने पढ़ा है पुरातात्विक सोर्सेज में कि ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान विधि है, जिसके माध्यम से जो कार्बन है उसकी डेट को, उसकी तिथि को हम पता लगा सकते हैं। तो उस विधि के आधार पर जो डीपी अग्रवाल महोदय हैं, उन्होंने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का काल माना है। और जो नवीन अनुसंधान हुए हैं, जो नवीन उत्खनन हुए हैं, उनके बाद तो हम इस सभ्यता का जो काल है उसे 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के मध्य रखते हैं। इसके बाद बात आती है कि इस सभ्यता के जनक कौन थे? कौन थे जिन्होंने इतनी विकसित सभ्यता का निर्माण किया? जो सिंधु घाटी सभ्यता के हमें नगर संयोजन मिलता है, जो उनके भवन निर्माण की तकनीक मिलती है, जो सड़कें मिलती हैं, वो इतनी उत्कृष्ट हैं कि उन्हें देखकर इतिहासकारों के द्वारा ये मत निर्धारित किया गया, जाहिर है सब विदेशी ही इतिहासकार थे, कि उन्होंने कहा कि इस सभ्यता को बनाने वाले विदेशी उत्पत्ति के लोग थे। उन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया का जो सुमेरिया क्षेत्र है, जहां पे सभ्यता पनपी, उस सुमेरिया के अंदर भी हमें बहुत विकसित मकान मिलते हैं, मोहरें आदि मिलती हैं, और दोनों के बीच जो सेम मोहरें मिली हैं वो भी हैं। इन सबको आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो विदेशी उत्पत्ति है, यानी सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा यहाँ पर भी सभ्यता का विकास किया गया है। और इस मत को देने वाले थे मार्शल हैं, व्हीलर हैं, गार्डन चाइल्ड हैं, इन सब ने विदेशियों को ही सिंधु सभ्यता का जनक माना है। किंतु अब बहुत से इतिहासकार ये मानने लगे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पन्न करने वाले देशज यानी स्थानीय लोग ही थे। क्योंकि पहले क्या था, जब उत्खनन हो रहा था तो हमें एकदम से विकसित नगर मिले। पहले हड़प्पा का उत्खनन हुआ, उसके बाद मोहनजोदड़ो का हुआ, और दोनों ही अत्यंत विकसित नगर हैं। अब अचानक से विकसित नगर ही मिलने लग जाएंगे तो ये लगेगा कि कहीं बाहर से लाकर और उनको मकान की और इन सब की विधियां सिखाई गई हैं। लेकिन जब कालांतर में उत्खनन हुए तो हमें मकान बनाने के आरंभ से लेकर उनके विकास तक के विपुल अवशेष अलग अलग जगहों पर मिले, जिससे हमें इनके क्रमिक विकास का पता चलता है। इसलिए माना गया कि इसकी जो उत्पत्ति थी वो स्थानीय ही थी। दूसरी बात, सुमेरिया सभ्यता के साथ जो तुलना की जा रही थी, तो हमें पता चलता है कि सुमेरिया सभ्यता में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिससे ज्यादा अच्छी विकसित हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं। जैसे
पकाई हुई ईंटों के मकान मिलते हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में। जो नाली के निकास की व्यवस्था है वो सिंधु घाटी की ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से दोनों के बीच में जो अलग चीजें हैं वो भी बहुत सारी हैं। समानता तो है ही, लेकिन असमानता ज्यादा है। इसीलिए ग्रेगरी पोशेल ने सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय मेधा की अभिव्यक्ति ही माना, यानी इसे स्थानीय लोगों ने ही उत्पन्न किया है। इसके बाद इस सभ्यता के निर्माता कौन सी जाति के थे, कौन सी प्रजाति के थे? तो जितने भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों से जो भी कंकाल मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, उनसे ऐसा पता चलता है कि ये मिश्रित नस्लों के लोग थे। इनका स्वास्थ्य बड़ा उत्तम था और 4 भिन्न प्रजातियों के जो कंकाल हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। पहले हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, जिन्हें काकेशियंस भी कहा जाता है। दूसरे भूमध्य सागरीय हैं, फिर मंगोलियन और अल्पाइन। यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की मानव मूर्तियां मिली हैं, उनके अध्ययन से भी ये पता लगता है कि इस सभ्यता के निर्माता मिश्रित प्रजाति के लोग थे। और आप जानते हैं भारत में आज भी हमें विभिन्न प्रजातियों के लोग ही प्राप्त होते हैं। अब बात आती है इस सभ्यता के विस्तार की, कहाँ तक विस्तृत थी। उत्तर में जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहां पे मांडा जो चेनाब नदी के पास है, वहां से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, वहां के समुद्र तट पे जो सुतकंडोर है वहां से लेकर और आलमगीरपुर में मेरठ के पास, यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। उत्तर में जम्मू कश्मीर से नीचे महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर और पूर्व में मेरठ तक, और पश्चिम से पूर्व तक यानी बलूचिस्तान से लेकर और आलमगीरपुर तक ये 1500 किलोमीटर के एरिया में है, और जम्मू कश्मीर से लेकर दैमाबाद तक ये 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत सभ्यता है, काफी विस्तृत है ये। इसके बाद बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक लगभग 1000 जो पुरा स्थल हैं वो मिल चुके हैं, जिसमें 2 पुरा स्थल हमें अफगानिस्तान में मिले हैं, जो हैं मुंडीगाग और शुर्तगोई। उसके बाद हमें पाकिस्तान से मिले हैं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी पंजाब है वहां से हमें हड़प्पा नामक नगर मिला है। जो पाकिस्तानी सिंध प्रांत है वहां से हमें मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चन्हूदड़ो की प्राप्ति हुई है। उसके बाद पाकिस्तान के ही बलूचिस्तान क्षेत्र से सुतकागेंडोर, बालाकोट और डाबरकोट हमें मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी छोटे बड़े मिलाकर लगभग 400 से ज्यादा पुरा स्थल पाकिस्तान में मिले हैं। लेकिन बाद में भारत में भी बहुत उत्खनन कार्य हुआ और 900 से ज्यादा पुरा स्थल इस सभ्यता के भारत में भी प्राप्त होते हैं, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी से मिले हैं हमें। अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हड़प्पा की बात करते हैं हम, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ। यहां से हमें विशाल अन्नागार मिला है। साथ ही साथ R37 नामक कब्रिस्तान भी मिला है हमें यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त श्रमिक आवास वो हमें यहाँ मिलते हैं 2 कतारों में बने हुए। कांस्य दर्पण हमें मिला है यहाँ पर, और छोटी बड़ी कई मोहरें यहाँ मिली हैं। हड़प्पा के अंदर ये जो कब्रिस्तान मिला है, इस कब्रिस्तान में हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग शव को दफनाते थे। इसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, चूंकि सिंध प्रांत में है तो वहां सिंधी बोली जाती थी। सिंधी भाषा के शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। पाकिस्तान के लड़काना जिले में है
और यहाँ पे जो हमें मुख्य चीजें मिली हैं उसमें विशाल स्नानागार है। इस स्नानागार के बारे में हम आगे विस्तृत रूप से भी अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इतना देख लेते हैं कि ये स्नानागार का जो पूल बनाया गया है वो इतना अच्छा है कि उससे पानी बिल्कुल भी लीक नहीं होता था। तो ये आश्चर्य की बात है कि आज के 5000 साल पूर्व इस तरीके की तकनीक भी वो लोग जानते थे। इसके अतिरिक्त हमें वहां पे विशाल सभा भवन मिला है, कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है तथा एक सींग वाले पशु की मोहरें भी हमें वहां पे प्राप्त होती हैं। फिर आता है कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। इस नगर की प्रमुख विशेषता है यहाँ से हमें जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है कि हल द्वारा खेत जोते जाते थे। इसका सोर्स है ये नगर। लघु पाषाण उपकरण यहाँ से मिले हमें, मिट्टी के विशेष बर्तन मिले हैं और काली चूड़ियां मिली हैं। काली चूड़ियों के कारण ही इस नगर को नाम मिला कालीबंगा। फिर आता है लोथल, जो भोगावा नदी के किनारे है और वर्तमान गुजरात में स्थित है। यहाँ पर विशिष्ट मृदभांड हैं, बाट और माप मिले हैं, यानी बाट बटखरे जो होते हैं वो मिले हैं और ये सब 16 के गुणक में है, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा का अर्थ होता है कि एक बंदरगाह जैसी जगह जहां पर जहाज आके रुकते हैं, जहां जहाजों का माल उतरता था, माल चढ़ाया जाता था और उस माल को सेफ रखने के लिए एक जगह भी बनी हुई होती थी। इसके अतिरिक्त 3 युगल समाधियां मिली हैं शवाधान की। शवाधान किया जाता था और उसमें 2-2 शव एक साथ रखे गए हैं, ऐसा 3 जगह मिलता है हमें। इसके अतिरिक्त चावल का जो प्रमाण है सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लोथल से प्राप्त होता है। फिर आता है बनावली, जो भारत के हिसार क्षेत्र में है, जो हरियाणा राज्य में आता है। यहाँ सरस्वती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। यहाँ पे हमें एक अर्धवृत्ताकार मंदिर जैसा ढांचा प्राप्त हुआ है, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हैं और एक मिट्टी का खिलौना है जो हल है वास्तव में खिलौने के रूप में। लेकिन इससे ये पता चलता है कि वो लोग किस तरीके से हल का प्रयोग जानते थे। तो बनावली से हमें मिट्टी का खिलौना हल प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो मासर और मनहर नदियों के संगम पर स्थित है, जो वर्तमान में भचाऊ गुजरात में है। इसके अंदर विशेषता ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य नगर हैं वो तो 2 भागों में विभाजित हैं, एक तो दुर्ग भाग और एक निचला नगर। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर मिला है हमें जहां का जो नगर संयोजन है वो 3 भागों में विभक्त है। दुर्ग भाग है, निचला भाग है और मध्य भाग है। तो ये एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। इसके अतिरिक्त यहाँ से हमें बहुत सारे जलाशय मिले हैं, जो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है, यानी जो तक्षित पाषाण कला का उदाहरण है, वो हमें मिलते हैं। मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। जल निकास यूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों से मिलता है, लेकिन धौलावीरा की विशेषता यह है कि यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। लकड़ी की नालियों के द्वारा भी जल निकास यहाँ से हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त एक विशाल स्टेडियम हमें यहाँ मिला है और जो पाषाण खंड मिले हैं गोल गोल, वो बड़े ही पॉलिश युक्त मिले हैं, वो भी इसकी विशेषता है। और एक अभिलेख मिलता है हमें, बड़ी सी पट्टी है जिस पर 10 अक्षर लिखे हुए हैं। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हम नहीं पढ़ पाए हैं इसलिए हम नहीं जानते कि उसके ऊपर क्या लिखा है, लेकिन एक 10 अक्षरों वाला अभिलेख जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आता है राखी गढ़ी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत में मिलने वाले स्थल है उसमें दूसरा विशालतम स्थल है, जो सरस्वती और दृष्टति
नदी पर स्थित है। हिसार हरियाणा से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें सबसे स्पष्ट दुर्ग प्राचीर प्राप्त होती है। अन्नागार मिले हैं। यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। यहाँ एक बाजार जैसा क्षेत्र मिला है हमें, और एक मोहर मिली है जो बेलनाकार है। इसके बाद चन्हुदड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। और यहाँ से हमें मिलता है मनके बनाने का कारखाना। मनके किसे कहते हैं हम? जैसे एक मोती जैसी जो चीज होती है, उसमें यदि बीच में छेद कर दिया जाए जिसमें कुछ पिरोया जा सके, तो वो बन जाता है मनका। तो इस प्रकार के स्टोन्स के मनके बनाने का कारखाना हमें चन्हू तड़ों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हमें श्रृंगार सामग्री जो है वो भी चन्हू से प्राप्त होती है। जैसे कंघा है, लिपस्टिक है, काजल है, पाउडर है। इस तरीके की चीजें हमें यहाँ से मिली हैं। फिर आता है रंगपुर। ये भादर नदी के किनारे है और वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत आता है। यहाँ से हमें धान की भूसी मिली है। धान यानी चावल। तो चावल का एक प्रमाण तो मिला था हमें लोथल से, और दूसरा प्रमाण जो है वो हमें रंगपुर से मिलता है कि चावल के बारे में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। इसके अतिरिक्त ज्वार और बाजरा, यहाँ पे इसका भी हमें पता चलता है। फिर आता है सुर कोतड़ा, जो सरस्वती के किनारे बसा हुआ है। सरस्वती जो आज लुप्त हो चुकी है, लेकिन उस समय तत्कालीन समय में सरस्वती निश्चित रूप से बहती होगी। ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। और यहाँ हमें घोड़े की हड्डी प्राप्त होती है। घोड़े की हड्डी प्राप्त होने से हम ये निश्चित कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे, और संभव है कि समुद्र के रास्ते से घोड़े आते हों और इसीलिए हमें उसकी हड्डी प्राप्त हुई है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमें सुर कोतड़ा से मिलती है वो है कलश शवाधान। कलश समाधान का अर्थ ये है कि जो शव है, जो अस्थियां हैं व्यक्ति की, उन मुख्य अस्थियों को कलश में डालकर और फिर दबा दिया जाता था। तो पूरी बॉडी नहीं दबाई जाती थी, केवल उस कलश का शवाधान कर दिया जाता था। तो ये प्रमाण हमें सुर कोतड़ा से मिलता है। इसके अतिरिक्त हमें एक तराजू जैसी जो चीज है वो भी सुर कोतड़ा से प्राप्त होती है। तो ये हमने पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सी विशेषताएं थी। उनके जो मानव थे, उनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन बहुत ही विकसित और उत्कृष्ट था, जिस सब चीजों का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।